सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं जयपाल विश्वकर्मा आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और घर पे खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के और पास 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 आते जाए आ रहे होंगे। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। होली का त्यौहार भी था और घर में कई सारे एंगेजमेंट्स थे, उसके कारण रेगुलर क्लास नहीं हो पाई और 3 से 4 दिन का ब्रेक हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, नाउ फिर से आज हम लोग मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लाइव क्लास के लिए। तो बेसिकली आप लोगों को जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज लेग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलना चाहिए बल्कि। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट करा था बच्चों, और इसके बाद में आपको 4 वीडियो लेक्चर्स मैंने डाउनलोड करके मतलब अपलोड करके पहुंचाए थे आपके कोर्स में ही, आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो उसको। तो बेसिकली आप लोगों को जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसके जो टॉपिक्स हैं जिसमें बेसिकली हमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ने होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स 1, 2, 3 और कुल मिला के चौथा, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जिसको हमें नॉन लीनियर पीडीई के अंतर्गत पढ़ना होता है। इनके वीडियो लेक्चर्स मेरे पास में थे ऑलरेडी और बहुत ज्यादा पुराने नहीं थे। चलो, मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक पुराना नहीं होता है, टॉपिक है ना, टॉपिक को आप जब पढ़ेंगे वो नया ही है आपके लिए, और बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज थ्योरी इज सेम, मैथड इज सेम, देयर इज नो चेंज। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये चारों के चारों वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा, और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है, अगर वो अभी तक कंप्लीट नहीं करा है तो कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, कि ये जो हम लोगों ने किया इसके बाद में ये तो क्या था कि जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अगर वो किसी खास फॉर्म में लिखी हुई हो, किसी खास अरेंजमेंट में हो, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म 1, 2, 3, 4 की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो इन चारों ही फॉर्म्स में, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में फिट नहीं हो रहा है, तो उस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक नए मेथड की जरूरत थी कि हम किस मेथड की मदद से उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो हम लोगों ने, विद्यार्थियों, नॉट हम लोगों ने तो नहीं, जो भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक मेथड डेवलप करी जिसका नाम है चार-पिट मेथड। तो बेसिकली ये जो चार-पिट मेथड है, ये किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई की जा सकती है जो इन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में फिट नहीं हो रही हैं। आप उनके ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन यहां पर आपका अराइज हो सकता है कि सर, अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स ना पढ़ें और इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स पे भी चार-पिट मेथड अगर अप्लाई कर दें तो क्या इससे काम बन जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये स्वाभाविक भी है और ये काम की चीज भी है। क्यों काम की चीज है? क्योंकि सर ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ने से अच्छा है ना कि हम एक ही चार-पिट मेथड पढ़ लें और उसे सबके ऊपर अप्लाई कर दें। तो देखो विद्यार्थियों, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर तो चार-पिट अप्लाई हो जाती है, लेकिन सभी के ऊपर अप्लाई होगी ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने चार-पिट लगा के तो देखा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में एक कीड़ा है जो ये जानना चाहता है, तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स को समझने के बाद में जो भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, उनके ऊपर चार-पिट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? सो बेसिकली आज की हम क्लास में चार-पिट मेथड के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि चार-पिट मेथड होती क्या है, चार-पिट मेथड की मदद से कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एंड सो ऑन। ये सारा का सारा काम आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए चार-पिट मेथड के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके वर्किंग प्रोसीजर को समझते हैं, उसके कंसेप्ट को समझते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में या थ्योरी में नहीं लेके जाऊंगा। जो आवश्यक होगा वो बता दूंगा और बाकी सब आपके लिए छोड़ दूंगा, जिसे आप चाहें तो बुक की मदद से पढ़ सकते हैं, बट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, चीजों को समझ लें, काफी है, राइट। सो आइए जरा विद्यार्थियों, हम लोग अब चार-पिट मेथड की ओर आ जाते हैं कि भाई ये जो चार-पिट मेथड है बेसिकली है क्या। तो भाई हमारे पास में जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सामान्यतः इस रूप में हमें मिलती है बच्चों। कैसे?
इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी और क्यू इज इक्वल टू 0। तो जो आपके पास में स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, पीडीई। तो नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई जो है वो सामान्यतः इस रूप में होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली बारी बारी से एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाएगा, बल्कि जेड नहीं, केवल आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको आप x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट सम रिलेशंस, आपके पास में कुछ रिलेशन आएंगे। उन रिलेशंस को जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो वो एक खास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि बहुत हद तक सेम होगा लैग्रांजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रांजेस फॉर्म की तरह। हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म बनेगा उसकी मदद से फिर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जो कि कुछ इस रूप में आने वाली है। थोड़ी लंबी सी है, ठीक है ना, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता कि मैं याद कर पाऊं, मैं इसीलिए यहां पर देख कर लिखूंगा, ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं ना। तुम लोगों को लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में तुम्हारे पास में कोई नोट्स नहीं होंगे। आपके पास है विद्यार्थियों, चारपिट मेथड के दौरान एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इस रिलेशन के लिए, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको हम लोग कहते हैं चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि कुछ इस रूप में होगी बच्चों, डीपी डिवाइड बाय डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ by del z is equals to dq divided by del f by del y plus q del f by del z, ठीक, is equals to dz minus p del f by del p minus q del f by del q is equals to dx by minus del f by del p is equals to dy by minus del f by del q is equals to another function del f by 0, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन विद्यार्थियों, ठीक है ना। एंड ये जो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको अगर मैं नाम दे दूं 1 और इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को नाम दे दूं मैं 2, तो ये जो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बना है ना विद्यार्थियों, इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे रेशोज हैं, करीबन 1 2 3 4 5 बेसिकली फ्रैक्शंस हैं या रेशोज अभी आप कह सकते हैं। इन 5 फ्रैक्शंस में से किन्हीं 2 को, है ना, बारी बारी से आपको लेना है। और बेसिकली ध्यान देना कि ये जो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है, ये जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, इससे एक्स के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद में इन वैल्यूज को जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी बच्चों। इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पर इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से किसी भी तरह से फाइंड करना है, व्हाट, फाइंड P and Q in terms of x y। हमें x और y के टर्म्स में विद्यार्थियों, आप z भी कह सकते हैं, मे बी z, ठीक है, x y के टर्म्स में हम लोगों को फाइंड करना है किसकी वैल्यू, p और q की वैल्यू।
फिर ये जो p और q की वैल्यू आएगी ना, इसको हमें कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। एंड द जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, ठीक है ना। इस जनरल सब्स्टिट्यूशन में p और q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम, सॉरी यहां पे आई थॉट dz आएगा, ठीक है ना, dz आएगा, dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। तो ये जो dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy आएगा, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल आपको जो बता रहा हूं इट इज करेक्ट। सो वेयर इज द जनरल सॉल्यूशन? यस, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन आएगा बच्चों, इसमें हमें p की q की वैल्यू रखनी है और इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो देन वी विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन x y z, ठीक है ना। अब ये जो p और q है, ये कभी कभी तो इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन से डायरेक्ट आ जाया करेंगे। मतलब जैसे इसके साथ में इसको ले लिया तो आपके पास में p की वैल्यू आ गई, इसके साथ में किसी और को ले लिया तो आपके पास में डायरेक्ट q वैल्यू आ गई। कई बार ऐसा होगा कि चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन से केवल p की वैल्यू आएगी, उस p की वैल्यू को हम इस रिलेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर यहां से q की वैल्यू को निकालेंगे, तो p और q जो आएंगे फिर उसको यहां रख के इंटीग्रेट करेंगे। तो कई बार यहां से p और q दोनों निकल जाएंगे, कई बार केवल p निकलेगा और यहां इस 1 की मदद से हम q निकालेंगे। हो सकता है कि यहां से q निकले, उस q को फिर यहां पर रखें और इसकी मदद से p निकालें और फिर उसको यहां पर रखें। तो ऐसे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस बुक में मिलेंगे और जो क्वेश्चंस हम लोग आपको भेजेंगे उसमें भी ये मिल जाएंगे। मेरी सलाह होगी कि आप उन क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान से करें जो क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है ना, बी केयरफुल। चलिए आइए, तो फिलहाल हम लोगों को चारपिट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी चारपिट मेथड की मदद से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करना है वो कैसे करना है आपको समझ में आया होगा। फिर से समझाता हूं, ये आपको गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आपको x, y, z, p और q इन सभी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आपके पास में ये सब रिलेशंस आ जाएंगे जिनकी जरूरत आपको यहां पढ़ने वाली है। फिर आप ये चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखेंगे, उसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आपने यहां से निकाली है और फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करके आप p और q की वैल्यू निकालेंगे। p और q की वैल्यू निकालने के लिए आप एक रिलेशन 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका और चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। p और q की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस रिलेशन की मदद से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसका, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चारपिट मेथड से। यहां पर भी आपको एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां पर तो करना ही पड़ेगा जब p और q निकालोगे। हो सकता है यहां करना पड़े और इसकी मदद से अगर q निकलेगा तो फिर तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई इशू नहीं। तो विद्यार्थियों, अच्छा रूपम आया है, राइट, नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आई होप बच्चों कि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन और चारपिट मेथड की मदद से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आइए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो वहां से आपको ज्यादा और क्लैरिटी बनेगी। तो 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिलहाल ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट नहीं होगी, तो इसको हम लोग चारपिट से करने वाले हैं। कई बार पेपर में आपको लिखा हुआ आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपिट मेथड, ठीक है ना, और नहीं तो आप उसके ऊपर चारपिट मेथड लगाएंगे अगर वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट नहीं हो रही है। और अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े ही नहीं है तो फिर चारपिट लगाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, और लगा देना मैं तो ये कहूंगा। कम से कम आप उसको जहां तक अपनी क्षमता अनुसार ले जा सकते हैं लेके जाइएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 50% अबव जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म के वो चारपिट से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसको नाम दे देना 1, ठीक है। अब सोल्यूशन शुरू कर दिया हमने, सो आप यहां पे गिवन लिख के ये लिख देंगे, है ना। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, y, z, p and q.
ठीक है ना, एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। सो एक्स के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसको? अच्छा, यहां पर एक काम और करना चाहिए था बच्चों, क्या थोड़ा सा अपन लोग ऐसा करते हैं, रुको जरा, ठीक है, क्वेश्चन तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब एक काम करना, सोल्यूशन को कुछ ऐसे शुरू करना, सोल्यूशन और लिखना लेट एफ। ये मतलब बेसिकली जो तीन लाइनें हैं, तीन लाइनों का मतलब ये होता है कि आपने इस लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है उसको एफ से इक्वेट करा है, जबकि ये अपने आप में एक इक्वेशन है इक्वल टू में जीरो लेते हुए। ठीक है, सो आप सबसे पहले ये करेंगे और फिर इस f को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह आएगा 2z, यहां पर आएगा माइनस में 2p x, यहां पर आएगा माइनस का 2qy और यहां पर तो कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज योर डेल एफ बाय डेल एक्स। फिर आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में बच्चों। तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां y है नहीं है जीरो, यहां y है नहीं है जीरो, यहां पर है तो यह आएगा माइनस का 2qx। ठीक है, यहां पर भी नहीं है। फिर आप इसको करेंगे बच्चों किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में। तो जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां एक z नहीं है, यहां z नहीं है, यहां पर भी z नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या कहते हैं, जीरो हो जाएंगे और आपको मिलेगा क्या? z के रिस्पेक्ट में केवल 2x। तो यहां लिख देंगे आप 2x। फिर आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे p के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? p के रिस्पेक्ट में, राइट। तो p के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहां p नहीं है, यहां पर p है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां पर x है, सॉरी p यहां पर नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, यहां पर p है तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस में कितना? q, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सिमिलरली आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डेल एफ बाय डेल क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में। तो जब क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो, यहां पर आ जाएगा आपका माइनस में 2xy और यहां से आ जाएगा प्लस में p। सो फिलहाल विद्यार्थियों आपके पास में ये वाली स्थिति बन जाएगी, सारी की सारी वैल्यूज आपके पास में आ जाएंगी। नाउ बाय चारपिट auxiliary equation. So what is the Charpit auxiliary equation? This is dp, क्या थी भाई, फिर से मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि लंबी सी है वो। dp पूरी लिखी है ना, जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा याद रह जाएगा। डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस p डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू dq डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड। देखो हम लोग तो जब कॉलेज में थे ना तो इन सबको याद करने के लिए कुछ नई नई तकनीकें विकसित कर लेते थे कि क्या तरीका है, लिंक ढूंढते थे कि कैसे याद रख सकते हैं। तो तुम लोगों को भी इस तरह का कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस क्यू del f by del q is equals to dx divided by minus del f by del p and dy minus del f by del q is equals to df is equals to 0. This is 2. So this is our this is our auxiliary चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में विद्यार्थियों अब आप क्या करेंगे, अब आप सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट dp, देखो डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही, काफी लंबी सी है, लिख दो यहां पे 2z माइनस 2px एंड माइनस 2qy एंड प्लस p, ठीक है। डेल एफ बाय डेल जेड की वैल्यू कितनी है? 2x है, तो यहां पर लिख दीजिए 2x बच्चों, ठीक है ना। चलिए ये बढ़िया रहा।
फिर डी क्यू, तो डी क्यू के डिवाइड में क्या क्या है, डेल एफ बाय डेल वाई, तो डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू है -2qx, ठीक है ना, प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड, तो डेल एफ बाय डेल जेड की वैल्यू है 2x, तो यहां पर लिख दीजिए आप 2x। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू डेल dz, so dz बाय माइनस p डेल एफ बाय डेल पी, तो डेल एफ बाय डेल पी की वैल्यू कितनी है, -x² प्लस q एंड माइनस q डेल एफ बाय डेल क्यू, तो डेल एफ बाय डेल क्यू की वैल्यू है 2xy प्लस p -2xy प्लस p, ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू dx by minus del f by del p, minus del f by del p, so it's a minus x square plus p is equals to dy, so dy के नीचे है minus del f by del q, यहां पर भी माइनस था तो यहां पर बाहर ब्रैकेट के माइनस लगा दीजिए बच्चों, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो, और del f by del q है बेसिकली, तो इट्स अ -2x y plus p is equals to df by 0। सो दिस, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में विद्यार्थियों हमारे पास में ये चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है। अब इस चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को बेसिकली अपने को क्या करना है, इसमें हम लोगों को सिंप्लीफाई कर लेना है पहले, तो dp बाय, देखो ये 2px और ये 2px तो कट जाएगा, काट दो, यहां आ जाएगा dz माइनस 2qy इज इक्वल्स टू, ये दोनों कट जाएंगे, काट दीजिए, तो ये दोनों जब कट जाएंगे तो आपके पास में dq डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, ये डिवाइड में अगर 0 बनता है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है ना। dz, सो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास में कितना, ये माइनस का पी क्यू और ये भी माइनस का पी क्यू, तो दोनों ही माइनस के पी क्यू बन रहे हैं। सो आपके पास में, ठीक है, ये पी एक्स स्क्वायर फिर कटेगा तो कुछ भी नहीं, सो ये हो जाएगा आपके पास में पी एक्स स्क्वायर और माइनस पी क्यू और माइनस पी क्यू मिलके -2pq हो जाएंगे, तो माइनस में 2xy क्यू प्लस में लिख देते हैं, और ये माइनस और माइनस मिलके -2pq, ठीक है, कुछ नहीं घट रहा है, इज इक्वल टू dx x² माइनस p, माइनस का गुणा कर दिया, dy बाय 2xy माइनस p इज इक्वल्स टू df बाय 0। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। सो दिस इज द पार्शियल ऑक्सिलरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक बार क्रॉस चेक भी मैं कर लेता हूं कि इसमें कहीं पे कोई गलती हमसे ना हुई हो, जहां तक मेरा ख्याल है कि कोई गलती नहीं हुई है हमसे, ठीक है। और अगर आप विद्यार्थियों ध्यान दें, सो नाउ लुक एट दिस, अब यहां पर मेनली चीजों को समझने वाली बातें हैं। सो लुक एट दिस, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ था, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो चार पिट आपको जो इक्वेशन दिया हुआ था, फंक्शन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई थी 1, और ये जो चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है, इस चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, सो ये जो dq के नीचे 0 बन रहा है, इस dq के नीचे 0 बनने से आप इस q की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी कहीं और से अगर आप किसी और, जैसे इसको किसी भी रेशियो के साथ में सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों को बेसिकली dq इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो वहां से q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस रिलेशन को किसी और रिलेशन के साथ में सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऐसी स्थिति में उस q की वैल्यू को रखेंगे 1 में, और यहां से निकालेंगे किसकी वैल्यू बच्चों, यहां से निकालेंगे हम लोग p की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि q के कांस्टेंट होने के बाद में फिर आप आसानी से यहां से और यहां से कॉमन लेके p निकाल पाओगे, ठीक है, और फिर जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, तो लुक एट दिस,
यहां पर जो आपको क्लियरली दिख रहा है तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाय टू डी क्यू इज इक्वल टू 0। इसको आप किसी भी रिलेशन के साथ में लें, इसको, इस वाले को, तो आपको डी क्यू इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहां से q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, q इज इक्वल टू c आ जाएगा। आप c1 लें चाहे c लें, डजंट मैटर, दिस कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। आप a b c कुछ और लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों यहां पर हम लोगों ने q इज इक्वल टू मान लो c1 ले लिया। अब इस q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, पुट q इज इक्वल टू c1 इनटू, ध्यान दीजिएगा हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 2 से अब p नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम p निकालने के लिए जा रहे हैं 1 के पास में। सो पुट q इज इक्वल टू c1 इनटू 1। सो 1 में जैसे ही q इज इक्वल टू c1 रखेंगे बच्चों, तो हमारे पास में क्या आएगा वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। सो आपके पास में आएगा, यू विल गेट 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2c1xy और प्लस c1p इज इक्वल टू 0। ये आपने जहां जहां q था वहां पर c1 लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो। ओके, सॉरी, p कहां कॉमन है, p यहां पर और यहां पे कॉमन है, तो p को यहां से कॉमन लो। तो p को जब यहां से कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c1, यही आएगा ना। एंड बाकी सारी चीजों को उस तरफ लेके जाओ। सो आपके पास में कितना आ जाएगा, यू विल गेट 2xy c1 एंड माइनस 2xz। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास में विद्यार्थियों फिलहाल जो p है उस p की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहां से 2x कॉमन ले लें तो 2x कॉमन लेने के बाद में आपके पास में आ जाएगा y c1 माइनस z और डिवाइड बाय आपका माइनस का x स्क्वायर प्लस c1। ठीक है, ये आपके पास में स्थिति बन जाएगी विद्यार्थियों। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, ये आ गई है p की वैल्यू। p की वैल्यू जहां तक मेरा ख्याल है यही आपके पास में आनी है। कुछ गलती हुई है क्या कहीं पे? यस, ठीक है, यहाँ पर तो सही है, बहुत सही, ठीक है। सो बेसिकली नीचे से इन्होंने एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2xz ना, सही तो है। ओके, सो विद्यार्थियों ये आ जाएगी आपके पास में p की वैल्यू, ये आ गई आपके पास में q की वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, पुट p एंड q into general solution, general solution dz is equals to p dx plus q dy। तो यहां पर जनरल सॉल्यूशन, इस जनरल सॉल्यूशन में p और q की वैल्यू को रखेंगे हम लोग। तो p और q को जब हम लोग यहां पर रखेंगे विद्यार्थियों, सो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा, लुक एट दिस, ध्यान दीजिएगा जरा, दिस इंप्लाइज dz इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 2x, ब्रैकेट में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं y, यही लिखा रहना दो, क्या बात है भैया, प्रॉब्लम क्या है, y c1 माइनस z और डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ठीक है ना, dx प्लस q की वैल्यू कितनी थी, c1 और ये dy। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों ये वाला जो फंक्शन है इसे आपको पार्शियली डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना, मतलब इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसे इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर x के रिस्पेक्ट के लिए आपके पास में z वाला टर्म भी है और y वाला,
तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आइए इसमें हम लोग कुछ कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास में dz भी है। इन लोगों ने क्या करा है, देखो बताता हूं मैं आपको, है ना। इन लोगों ने ये किया है कि सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो आपको मिलेगा dz इज इक्वल्स टू 2x yc1 ना, ठीक है। तो 2x yc1 माइनस 2x z, ये आपका dx के साथ में आएगा, ठीक है। और इसका एलसीएम लीजिए, तो ये जो एलसीएम है, ये बल्कि एलसीएम ना लीजिए आप, सबसे पहले अब यहां पे बच्चों अपने को प्रैक्टिस और दिमाग दोनों लगाने पड़ेंगे। शुरुआत में दिमाग और बाद में प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी अब आपको क्या कर देना है विद्यार्थियों की एलसीएम वगैरह अभी लेने से फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये भी है ना। वैसे रुको एक मिनट, मेरे को लगता है कि ऐसे नहीं। देखो अभी हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दो, इसको उठाकर इधर लाओ इसको, तो आपके पास में आ जाएगा dz माइनस c1 dy, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x yc1 माइनस z डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 और ये dx। अब एक काम करो, ये जो yc1 माइनस z है ना, उसको उठाकर इधर डिवाइड में ले आओ इसको। सो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, dz माइनस c1 dy डिवाइड बाय yc1 माइनस z, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू में 2x dx डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये तुम्हारे पास में आ जाना है। अच्छा, इन लोगों ने कांस्टेंट भी यूज करा है क्या दोबारा? यस, दे आर यूजिंग अ कांस्टेंट अगेन। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बन जाएंगे इसमें आपके, ठीक है। तो एक कांस्टेंट c1 तो चल ही रहा है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें बच्चों, लुक एट दिस, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा नीचे की चीजों को चेंज कर देना है, मतलब माइनस कॉमन लेके कैंसिल करो। तो ये dz माइनस c1 dy डिवाइड बाय z माइनस yc1, ठीक है ना, बल्कि इसको ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख देते हैं, देखो c1y इज इक्वल्स टू 2x dx डिवाइड बाय c1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे जरा ध्यान से देखिए बच्चों, है ना, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो है ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे जो है ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा है, मतलब इसको अगर t मान लें तो ऊपर dt आ जाएगा। देखो जरा इसको, इससे डिफरेंशिएट करो, है ना, टोटल, तो dz माइनस c1 dy आएगा, देखो वही आया ऊपर। और उसी तरह इस नीचे वाले को अगर आप t मान लो तो ये 2x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt बन के चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आसानी से इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग। सो इंटीग्रेट जैसे ही करोगे बच्चों तो यू विल गेट, ये आ जाएगा पूरा log z माइनस c1y इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास में माइनस log c1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज यहां पर माइनस 2x dx dt आएगा, तो माइनस के साथ में आपके साथ में ये टर्म बनेगा, ठीक है, एंड प्लस आप log c2 लिख दीजिए, दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सो यू विल गेट log z माइनस c1y इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा बच्चों, ये log की प्रॉपर्टी लगा दोगे या इसको इधर ले आओ, बात एक ही है। तो दिस इज log c2 डिवाइड बाय c1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट z माइनस c1y इज इक्वल्स टू c2 बाय c1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर आ जाएगा, एंड यू विल गेट z माइनस c1y मल्टीप्लाई में
C1 minus x square is equals to C2. So this is your general solution of the partial differential equation विद्यार्थियों, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, एक नहीं दो, क्योंकि यहां पर आपके पास में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था वो फर्स्ट ऑर्डर का था और उसमें दो वेरिएबल थे x और y. दैट्स वाई यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेंगे.